हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। तो एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज हम चला रहे हैं और पीवाईक्यू सीरीज में हमने पेज नंबर 3 से लेकर के पेज नंबर 3 से शुरुआत ही हुई है उस पुस्तक की। पेज नंबर 3 से लेकर के नंबर 10 तक कवर कर लिया है। ये पेज नंबर 11 की वीडियो है। ये पेज नंबर 11 की वीडियो है और डेली 5 से 10 वीडियो यानी 5 से 10 पेज के आसपास हम कवर करेंगे। आप चाहते हैं तो हमारे साथ आप एसएससी पीवाईक्यू की जीएस की जितनी क्वेश्चन हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। और मैंने एक 1 पेज 1 वीडियो वाला ही फॉर्मेट अपनाया है ताकि आप आसानी से देख सकें। आपको पेज नंबर भी आपको थंबनेल पर मिल जाएगा। जो वीडियो का नंबर होगा वही पेज नंबर भी होगा, इस चीज़ को आप याद रखिए। और आप मल्टीपल टाइम्स इसको देखेंगे, इसको रिवाइज करेंगे तो पीवाईक्यू आपका कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 11। तो देख लेते यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है। भारतीय राजवंश, दक्षिण भारतीय राजवंश, ये इसके बारे में पढ़ना है। प्रारंभ में जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट ये कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। तो राष्ट्रकूट जो है ये कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। ठीक है, शुरुआत में राष्ट्रकूट जब ये ताकतवर नहीं हुए थे तो ये अधीन थे किसके? चालुक्यों के। ठीक, आगे देख लेते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य वंश, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मदुरई। मदुरई आपको मैं बता दूं, मदुरई वही जगह है जहां पर मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी टेम्पल जहां पर है वही है मदुरई, मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है, तो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है सर? ये मदुरई में है। ये मदुरई में, मदुरई तमिलनाडु में एक जिला भी है। तो पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। और दक्षिण भारत का पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? उसका नाम था नेंडुचेलियन। नेंडुचेलियन द्वितीय जो है ये पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। पांड्यों की राजधानी थी मदुरई, जो कि यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर में। मदुरई वही स्थान है जहाँ पर गांधी जी ने अपनी मतलब कमीज, वहाँ पर उन्होंने प्रण लिया था कि आज के बाद से मैं कमीज नहीं पहनूंगा। ऐसा ही प्रश्न यूपी ट्रिपल एस पेट में भी आ चुका है। तो चोल राजा राजराज प्रथम, चोल वंशी राजा थे राजराज प्रथम। ये गद्दी पर कब बैठे थे? गद्दी पर बैठे थे 985 ईसा पूर्व में। 985 ईसा पूर्व में चोल राजा राजराजा प्रथम गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने ही राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, राजराजेश्वर टेम्पल। और शंकर भगवान का मंदिर है ये राजराजेश्वर मंदिर। इसी को तंजौर मंदिर भी कहते हैं, तंजौर मंदिर, तंजौर मंदिर भी कहते हैं, तंजौर मंदिर। ठीक है ना, राजराजेश्वर मंदिर और तंजौर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ये तीनों एक ही नाम है। राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख थे दंतेदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से क्या कहते थे? हिरण्यगर्भ। देखिए, पहली बात तो अभी अब मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी राष्ट्रकूट से। तो राष्ट्रकूट कौन थे? ये चालुक्यों के अधीनस्थ थे, इनके सबॉर्डिनेट थे। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतेदुर्ग ने की थी सर। अच्छा, दंतेदुर्ग ने की थी? जी हाँ। तो दंतेदुर्ग ने कैसे किया था? उसने क्या किया, अपने जो चालुक्य अधिपति थे, मतलब कि चालुक्यों के अंडर में थे राष्ट्रकूट लोग, तो चालुक्य अधिपति का उसने क्या किया, उसको गद्दी से हटा दिया और फिर एक यज्ञ करवाया। उसको क्या बोलते थे? हिरण्यगर्भ। एक अनुष्ठान करवाया, पूजा पाठ करवाया। उसका एक वन वर्ड में क्या कहेंगे उसे? हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ किसने करवाया था? ये करवाया था दंतेदुर्ग ने। और दंतेदुर्ग कौन है? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। ठीक है, राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या हुआ करती थी सर? मान्यखेट। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट या मालसेज हुआ करती थी। ठीक है, चोल प्रशासन में सभा क्या हुआ करती थी? चोल प्रशासन में सभा क्या होती थी? गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। उर एक सभा होती थी, उर एक आम लोगों की सभा होती थी। उर को भी आपको याद रखना है। चोल प्रशासन में गांवों में सदन होती थी जो कि मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो मदुरई शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी, पहले बता चुका हूँ। मदुरई शहर पांड्य राजाओं की राजधानी होती है। मीनाक्षी मंदिर, गांधी जी का शर्ट जो कमीज त्याग करना वो यहीं पर है। ठीक है, मदुरई मीनाक्षी मंदिर। इससे उत्सवों का शहर भी कहते हैं, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, उत्सवों का शहर भी कहते हैं किसे? मदुरई को। ठीक है, मदुरई एक जिला भी है। आगे देख लेते हैं सभा और उर। मैंने अभी उर का जिक्र किया था। ये दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख कहाँ पर होता था? चोल राजवंश में होता था। ठीक है, चोल राजवंश में सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख होता था। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ऐहोल अभिलेख का जिक्र, ऐहोल अभिलेख किसने लिखा है? ऐहोल अभिलेख लिखा है रवि कीर्ति ने। ऐहोल अभिलेख में जो चालुक्य वंशी शासक पुलाकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर जो हर्षवर्धन का विजय रथ रोक दिया था उसके बारे में जिक्र है।
और चालुक्यों की राजधानी भी क्या थी? ऐहोल। ऐहोल वर्तमान में कहाँ पर है? कर्नाटक के बागलकोट जिले में, ठीक है, कर्नाटक के बागलकोट जिले में है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ऐहोल किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्य वंश शासक था कौन? पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। उसी का जिक्र कहाँ पर है? ऐहोल अभिलेख में है। किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने। यहाँ पे बताया भी गया रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, ये कौन था? चालुक्य शासक का दरबारी कवि था, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था कौन? रवि कीर्ति। इसी ने ऐहोल अभिलेख लिखा है। इस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था। तो मलाया पर आक्रमण किसने किया था? चोलों ने क्या किया था? मलाया पर आक्रमण किया था। क्यों? चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए। आगे देख लेते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। चोल साम्राज्य यानी राजवंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। कवि बिल्हड़ ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 की जीवनी लिखी थी। विक्रमादित्य 6 की जीवनी किसने लिखी थी? बिल्हड़। क्या नाम था? विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित के रचयिता कौन थे? बिल्हड़। और इन्होंने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 की जीवनी लिखी थी, विक्रमांक देवचरित। तो कई सारे विक्रमादित्य हुए हैं इतिहास में। एक तो आपके चंद्रगुप्त के जो मौर्य वंश के, सॉरी नॉट मौर्य, गुप्त वंश में विक्रमादित्य था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और एक आपके ये कौन थे? उत्तरवर्ती चालुक्य शासक थे विक्रमादित्य 6। इनकी जीवनी लिखी थी बिल्हड़ ने, और क्या नाम था? विक्रमांक देवचरित। विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि बिल्हड़ ने उनकी जीवनी लिखी थी, वो किस राजवंश के शासक थे? चालुक्य राजवंश के, ठीक है। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो आधुनिक समय में कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। तो चालुक्य, देखिए चालुक्य कई सारे थे। एक तो वातापी के थे, इसको बादामी भी कहते हैं, बादामी या वातापी। एक चालुक्य जो पूर्वी की तरफ थे, वेंगी के चालुक्य थे। वेंगी के भी चालुक्य हुआ करते थे, ठीक है। चालुक्य सौ वेंगी, चालुक्य सौ बादामी, ठीक है। और एक चालुक्य कल्याणी के थे। तो 3 चालुक्य थे। एक तो मूल रूप से कहाँ के थे? वातापी या बादामी वाले। फिर यही जो पूर्वी छोर पर चला गया तो वेंगी वाले हो गए। और जो कुछ पोर्शन, एक और पोर्शन था कल्याणी, तो कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और बादामी या वातापी के चालुक्य, ये 3 चालुक्य हुआ करते थे। इस चीज को आपको याद रखना है। हालांकि मुख्य शाखा क्या थी? बादामी या वातापी की थी। आगे देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना, यस सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बासवन्ना। आपने लिंगायत संप्रदाय का नाम सुना होगा। तो कर्नाटक में इसकी स्थापना किसने की थी? बासवन्ना जी ने की थी। 1106 से 68 के बीच में समय था, इसके बीच में थे ये बासवन्ना जी। तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बासवन्ना ने, जो कि एक ब्राह्मण थे। उन्होंने प्रारंभ किया। जो मानने वाले थे वो भी इसके अंदर आ गए थे। और यहाँ पे ये पूछा गया कि बासवन्ना जो है ये किस राजा के दरबार में मंत्री थे? तो चालुक्य के दरबार में मंत्री थे। कौन? बासवन्ना। जो लिंगायत संप्रदाय है कर्नाटक में, आज बहुत फेमस है और बहुत बड़ा वोट बैंक इस संप्रदाय के लोगों का है, उनके मानने वाले लोगों का है। इसलिए मोदी जी भी क्या करते हैं? समय समय पर इनको याद करते रहते हैं, बासवन्ना जी को। तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बासवन्ना। बासवन्ना का टाइमलाइन आपको याद रखना है, 1106 से 1168। ये एक ब्राह्मण थे। और प्रारंभ में कई सारे जैन मत भी जो मानने वाले लोग थे, वो लोग भी इनसे जुड़ गए थे। तो बासवन्ना किस राजा के दरबार में मंत्री थे? चालुक्य के दरबार में, ठीक है। और लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत को भी आपको याद रखना, कर्नाटक, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस राजवंश से था? तो रानी रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय राजवंश से था। काकतीय कहाँ के थे? वारंगल के थे। तो रानी रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय राजवंश से था। काकतीय कहाँ के थे? वारंगल के थे। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? काकतीय की। काकतीय कहाँ के थे? वारंगल के थे। बादामी, पहले बता चुका हूँ, बादामी या वातापी, यह किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो चालुक्य वंश की। गौतमी पुत्र सतकर्णी, देखिए अब सातवाहन आ गए। ये सातवाहन वंशीय शासक थे कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी 2री शताब्दी ईस्वी में किस साम्राज्य के महानायक शासक थे? तो सातवाहन। सातवाहन, ये इनके ऊपर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। शीशे के सिक्के चलाए थे इन्होंने। शीशे के सिक्के चलाने वाले कौन थे? सातवाहन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी बता चुका हूं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे पहला राजा, तो पहला राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, चोल वंश के राजा थे कौन? ठीक है, इनका क्या नाम था? तो राजेंद्र प्रथम। और इन्होंने गंगई, कोंड, चोलपुरम,
नामक नगर की स्थापना भी की थी और इनकी उपाधि क्या थी? गंगईकोंड चोल। गंगईकोंड चोल जो गंगा को दक्षिण भारत तक लेकर के आया, कुछ ऐसी उपाधि का मतलब था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम। आगे देख लेते हैं कुछ सीमावर्ती राजवंश जैसे पाल, सेन, कश्मीर के बारे में मुझे देख लेते हैं। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था। तो पूर्व मध्यकाल में देखिए 606 से लेकर के 647 तक कन्नौज पर किसका शासन था? हर्षवर्धन का। तब तक तो बहुत मजबूत स्थिति थी, लेकिन 647 में जब कन्नौज की मृत्यु हो हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो कन्नौज और जो स्पेस है वो खाली स्थान हो गया, एक प्रकार से स्पेस खाली जगह हो गई। तो कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए एक त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत वहीं से होती है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो इसमें ये इस त्रिपक्षीय युद्ध में कौन कौन थे? एक तो पाल थे, ये बंगाल की तरफ के शासक थे, पाल पूर्वी तरफ से। पश्चिम तरफ कौन थे? प्रतिहार। प्रतिहार जो कि पश्चिमी तरफ से थे, और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में मध्य वाले क्षेत्र में थे। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये कन्नौज है तो कन्नौज पर यहाँ से पाल ये दावा ठोक रहे हैं पाल, ठीक है। यहाँ पे नीचे राष्ट्रकूट और यहाँ पर कौन है? प्रतिहार। प्रतिहार जो पश्चिम भारत के थे, प्रतिहार ये अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज बताते थे। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। भगवान राम के द्वारपाल कौन माने जाते थे? भगवान लक्ष्मण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो पूर्व मध्यकाल में कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, किसके बीच में? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट बीच में, और सेंटर क्या था बीच में? कन्नौज। कन्नौज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, इसे इत्र नगरी कहते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर ये प्रतिहार राजा महेंद्र पाल के दरबार में कवि थे। तो राजशेखर जो थे ये किसके दरबार में थे? दरबारी कवि थे किसके? महेंद्र पाल में। शेखर जी की एक रचना बता देता हूँ। तो राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा ये लिखा है किसने? राजशेखर ने, काव्य मीमांसा। उसके अलावा कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी ये भी किसका है? ये भी राजशेखर का है। बाल रामायण ये भी इनका है। बाल रामायण किसका है? ये भी राजशेखर का है, बाल रामायण। उसके अलावा बाल भारत। ठीक है, ये सब सारे किसकी रचनाएं हैं? बाल भारत भी है तो ये किसकी रचना है? राजशेखर की है। तो प्रसिद्ध कवि थे, नाटककार थे राजशेखर। ये प्रतिहार राजा महेंद्र पाल के दरबार में दरबारी कवि थे कौन? महेंद्र पाल। ठीक है, तो इस तरीके से पेज नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। आप मल्टीपल टाइम्स देखिए चीज़ें, आप मल्टीपल टाइम्स याद रखिए, आपके लिए बेनिफिशियल है ये। और कन्नौज के बारे में मैंने आपको बताया किस तरीके से जो है त्रिपक्षीय संघर्ष यहाँ पर चालू हो गया था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हो गया था, पितृ नगरी भी इसे कहते हैं, पितृ नगरी इसे कहते हैं। और ये गंगा नदी के किनारे है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। सो मिलते हैं पेज नंबर 12 में। थैंक यू।